नमस्कार श्रोते हो, इंद्रधनुष्य या आपल्या लोकप्रिय कार्यक्रमात मी अनघा योगेश मगदूम आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. श्रोते हो, कोकण रेल्वे ही कोकणवासियांची जीवनवाहिनी बनली आहे. त्यामुळेच प्रत्येक कोकणवासीय, मग तो गावी असो किंवा मुंबईला, कोकण रेल्वेबद्दल नेहमीच ऐकण्यास उत्सुक असतो. यातच आता पावसाळा तोंडावर आलाय, तर कोकण रेल्वेच्या वेळापत्रकात सुद्धा बदल होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर कोकण रेल्वे समोरील पावसाळ्यातील आव्हानं आणि त्यावर केलेल्या उपाययोजना याबद्दल माहिती देण्यासाठी आणि आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी कोकण रेल्वे महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक माननीय श्री संतोषकुमार झा सर यांना आज आपण इथे आमंत्रित केले. नमस्कार सर. नमस्कार. हम आपका आकाशवाणी में सहर्ष स्वागत करते हैं. बहुत धन्यवाद, आभार. सर, कोकण की बारिश अपने आप में एक चुनौती है. कोकण रेलवे ने अभी यात्रियों की भारी भीड़ और माल ढुलाई के परिवहन का कार्य पूरा किया है और साथ ही आगामी मानसून के मौसम के लिए तैयारियां कर रहा है. मानसून के परिणाम स्वरूप ट्रेनों के समय में बदलाव किए जाएंगे. ये बदलाव कब से प्रभावी होंगे और यात्री और यात्रा पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने. हमारे कोंकण क्षेत्र में पूरे भारत के तुलना में कहीं से अधिक औसत बारिश होती है. कोंकण रेलवे के क्षेत्र की बात करें तो हमारा औसत बारिश लगभग 4,500 mm होता है और कई क्षेत्रों में तो 5,000 mm को भी क्रॉस करता है. आप जानते हैं कि कोंकण रेलवे सह्याद्री पहाड़ों को काट कर बनाया गया, तो दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े हिल कटिंग्स हैं जहाँ से बोल्डर फॉल की संभावना रहती है. डेडली स्लोप्स हैं जिनको संभालने की ज़रूरत होती है. बारिश बहुत अधिक होती है तो वाटर लॉगिंग ना हो उसके उपाय किए जाते हैं. और इतना अच्छा मौसम रहता है 4-5 महीने का, तो बहुत पेड़ पौधे भी उगाते हैं. इन सब की तैयारी के लिए कोंकण रेलवे हर साल मानसून में विशेष तैयारियां करता है. 3 ज़िले हैं महाराष्ट्र के, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग. लगभग 382 किलोमीटर का कोंकण रेलवे का ट्रैक महाराष्ट्र के इन 3 ज़िलों से पास होता है और इसमें सबसे अधिक सुरंगें हैं. लगभग 51 सुरंगें हैं इन 3 ज़िलों में. बहुत सारी नदियां हैं. इसके अलावा हिल कटिंग्स बहुत हैं, लगभग 350 के ऊपर हिल कटिंग्स हैं. तो सबसे पहले तो हम नाइट पेट्रोलिंग और प्री मानसून प्रिपरेशन, ये 2 काम पे फोकस करते हैं. स्लोप प्रोटेक्शन के काम होते हैं. हिल कटिंग्स के स्लोप को आसान किया जाता है. साइड ड्रेन और कैच वाटर ड्रेन की हम पूरी क्लीनिंग करते हैं ताकि पानी उसमें से बह सके. और जो ट्रैक है जहाँ पर उसकी लिफ्टिंग की ज़रूरत है उसको करते हैं. और पूरे मानसून में एक विशेष टाइम टेबल हम चलाते हैं जिसमें कि सामान्यतया कोंकण रेलवे में 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हैं. लेकिन 15 जून से 20 अक्टूबर तक हमारे 2 खंड हैं जिनमें हम स्पीड को कम कर देते हैं. और वो कंकावली से हम उसको आरंभ करते हैं और कंकावली के सेक्शन में हम इसको 75 किलोमीटर, वीर से कंकावली की स्पीड हम करते हैं सिर्फ 75 किलोमीटर अधिकतम स्पीड. और कंकावली से उडुपी को हम 90 किलोमीटर की रफ्तार पे गाड़ी चलाते हैं, चाहे राजधानी हो, शताब्दी हो. तो इस प्रकार से जो अगर बोल्डर फॉल की भी कभी संभावना हो या सॉइल स्लिप, लैंडस्लाइड्स की संभावना हो तो किसी प्रकार की यात्री गाड़ियों को या क्षति ना हो, यात्रियों को क्षति ना हो. तो हर गाड़ी का स्पीड ऐसा ही होता है? जी, हर गाड़ी की स्पीड अधिकतम इन दोनों खंडों में 75 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दी गई है. राजधानी भी 15 जून से 20 अक्टूबर तक इसी गति से चलती है. सर, मानसून का मौसम कोकण रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है. इसलिए सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? विशेष रूप से कोकण रेलवे ने भू सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं? जी, देखिए, जहाँ तक भू सुरक्षा की बात है, ये हमारा फाउंडेशन है रेलवे ट्रैक. 740 किलोमीटर का ट्रैक मुंबई से मैंगलोर, या अगर हम कहें कोंकण क्षेत्र तो रोहा से ठोकुर तक का है. ट्रैक की सुरक्षा सबसे अधिक आवश्यक है. इसमें हम लोग मानसून के 4 महीने पहले से विशेष तैयारियां करते हैं. जैसे कि जिन क्षेत्रों में कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल होना है उस कार्य को पूरा करते हैं. कहीं पर डीप स्क्रीनिंग होनी है, यानी कि ट्रैक के अंदर का मक हटाना है ताकि वाटर का ड्रेनेज अच्छा हो, वो पूरा करते हैं. ट्रैक के दोनों तरफ साइड ड्रेन्स होते हैं बहुत चौड़े चौड़े जिसमें काफ़ी सारा पानी बहता है, उसको क्लीन करते हैं. और जो पहाड़ी की कटिंग्स हैं उस पर भी कैच वाटर ड्रेन है ताकि ऊपर का पानी ऊपर से ही ड्रेन के माध्यम से निकल जाए.
इसके अलावा ट्रैक के मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी मशीनों को हम पिछले 4 महीने में लगाते हैं। इसके अतिरिक्त कोंकण रेलवे में स्पेशल मटेरियल ट्रेन हम रखते हैं, यानी कि बालास से लोडेड, मक से लोडेड और बोल्डर इस सब से लोड करके रखते हैं, ताकि अगर कहीं भी सॉइल स्लिप हो तो या स्खलन हो तो वहाँ पर हम उसको भर सकें। इसके अलावा एक बहुत विशेष मेंटेनेंस का तरीका है कोंकण रेलवे में, जो और कहीं भी नहीं है। हमारे पास रेल मेंटेनेंस वैन होती हैं। अच्छा। क्योंकि हर स्टेशन पे रोड से तुरंत पहुंचना संभव नहीं होता है, तो रेल मेंटेनेंस वैन में सारा मटेरियल और मैन पावर रहता है, राउंड द क्लॉक हमारे पूरे सेक्शन को मॉनिटर करता है और जहाँ भी ज़रूरत होती है हम तुरंत पहुँच जाते हैं। इसके अलावा हमारे रेलवे के फ्लैट वैगन होते हैं, उसके ऊपर हम पोकलेन मशीन रखते हैं, ताकि कहीं पर भी अगर स्लोप्स को ढहाना है, गिराना है, कहीं बोल्डर को हटाना है, कहीं बड़े पेड़ों को हटाना है, तो उसका कार्य तुरंत सुचारू रूप से किया जा सके। तो इस प्रकार की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके अलावा हमारे स्तर पर और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूरे खंड का निरीक्षण 2 बार होता है। एक बार हम मई में कर चुके हैं और अगला निरीक्षण 7 जून और 8 जून को रोहा से ठोकुर तक का पूरे खंड का निरीक्षण हम करेंगे। सर, आपात स्थिति में यात्रियों को राहत प्रदान करने और किसी भी घटना की स्थिति में उनसे संपर्क करने के लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था कोंकण रेलवे ने की है? जी, हम देखिए जितने भी हमारे स्टेशन हैं, 72 स्टेशन हैं, सभी स्टेशन के पास स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नंबर हैं और उनसे हमारा संपर्क होता है। तीनों स्टेट गवर्नमेंट यानी कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, उनकी जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जॉइंट इंस्पेक्शन होते हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ हम मॉक ड्रिल करते हैं और सभी जगह जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे स्टेशन के नियरेस्ट और एम्बुलेंस फैसिलिटी, हम उसको तैयार रखते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो MSRTC से हमारा बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहता है कि अगर कभी पैसेंजर्स को ट्रांसशिप करना हो, इवैक्यूएट करना हो, तो तुरंत बसों की व्यवस्था हो, और ऐसी ही व्यवस्था बाकी दोनों राज्यों में भी हमने कर ली है। इसके अलावा कंट्रोल रूम का एक विशेष नंबर होता है जो हम यात्रियों को उनको संचारित करते हैं और 139 पर यात्री कभी भी डायल करके किसी भी सुविधा की मांग कर सकते हैं। यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण नंबर है। जी, रेल मदद कहते हैं इसे और ये बहुत ही लोकप्रिय नंबर है। अच्छा। कोंकण क्षेत्र में भारी मानसूनी बारिश के कारण अक्सर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में कोंकण रेलवे ने इन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या योजना की है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2021 में चिपलून स्टेशन पूरा फ्लड हो गया था और उसका कारण था कि किसी बगल के बांध से काफ़ी सारा पानी इमरजेंसी में छोड़ना पड़ा था, अन्यथा बांध डैमेज हो जाता। तो ऐसी स्थिति में जैसा मैंने बताया कि हमारे स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, स्टेट कंट्रोल रूम के साथ हम कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के स्तर पर हर साल एक बड़ी बैठक होती है जिसमें सबकी तैयारियों को देखा जाता है। वो मीटिंग इस बार भी हो गई है। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जो भी हमारे कंसर्न्स थे उनको बताया और सब प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट के साथ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फ्लडिंग की कोई भी आसार नहीं लगते हैं, लेकिन 2 नदियां हैं, घोड़ मानगांव और वशिष्ठी, इन दोनों नदियों के ऊपर स्पेशल फ्लड वार्निंग सिस्टम लगा दिया गया है कि अगर फ्लड लेवल से पानी थोड़ा भी ऊपर आएगा तो हम गाड़ियों का लाइन क्लियर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं। रेलवे पटरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय लागू किए जाएंगे और क्या आप इस उद्देश्य के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहे हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमारा वैसे तो हमारे लिए रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे यात्रियों को, श्रोताओं को ये जानना आवश्यक है कि उनकी सुरक्षा के लिए मानसून में विशेष रूप से हम इस बार 657 स्पेशल मानसून पेट्रोलिंग के लोग लगाते हैं जो राउंड द क्लॉक ट्रैक की मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा 141 पेट्रोलमैन उसके ऊपर से और लगाते हैं। तो पूरा कोंकण क्षेत्र मानसून में 24/7 नाइट पेट्रोल और डे पेट्रोल हमारे TSM करते रहते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें इस बार हमने 483 लोग स्पेशली लगाए हैं जो TSM पेट्रोलिंग में, नाइट पेट्रोलिंग में और 24/7 वॉचमैन लगते हैं जो भी वल्नरेबल लोकेशंस हैं। तो हमारी मैन पावर के हिसाब से हमने निश्चय ही बढ़ाया है और पूरी तैयारी है हमारी। मानसून के मौसम के आगमन के साथ ही सर कोंकण के गणेशोत्सव से शुरू होने वाला व्यस्त समय अब आ जाएगा।
तो सर, कोंकण रेलवे के लिए पिछला गणेशोत्सव का सीजन कैसे रहा? क्या यात्री और माल ढुलाई दोनों से प्रेरित राजस्व वृद्धि की संभावनाएं आशाजनक थी? और इसके अलावा इस अवधि के दौरान कौन सी नई ट्रेन सेवाएं आपने शुरू की? जी, गणपति हम सब के लिए बहुत हर्षोल्लास का त्यौहार है और कोंकण के लिए बहुत ही विशेष त्यौहार है। हर वर्ष हम गणपति में विशेष ट्रेनें चलाते हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले गणपति में हमने अभी तक का रिकॉर्ड सर्वाधिक 382 स्पेशल ट्रेनें चलाई, 382। और अगर कोंकण रेलवे पर स्पेशल ट्रेनों की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में साल भर में 1400 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। गणपति के दौरान इस बार हमने राज्य सरकार के सहयोग से, एनजीओ के सहयोग से, तमाम एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम्स अपने स्टेशनों पर रखे। स्टेशनों को सजाया, विशेष रूप से गणपति की मूर्तियां स्थापित हुईं, लोकल डांस फॉर्म्स को प्रमोट किया और बहुत सारे एनजीओज़ ने लगभग 10,000 पानी के बॉटल बांटे, फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई। तो गणपति में हमने बहुत विशेष व्यवस्था की और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मानसून के बाद जब हमारा गणपति हर्षोल्लास के साथ इस बार भी मनाएंगे तो इससे भी अधिक गाड़ियां चलाने का हमारा विचार है। सर, ऐसा आपका कहना ये कोंकण वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबर होगी। सर, कोंकण रेलवे इतना काम कर रही है तो यात्रियों के लिए कोंकण रेलवे ने कौन सी नई सुविधाएं शुरू की है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जहाँ तक स्पेशल ट्रेनों की हम बात कर रहे थे वो तो सिर्फ एक पक्ष है। अगर आप अभी कोंकण रेलवे में यात्रा करेंगे तो पिछले 2 वर्षों में हमने 10 स्टेशनों पर विशेष एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाए हैं और जो कि बहुत ही सस्ती दरों पर हमारे किसी भी क्लास के यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं। स्लीपर क्लास का यात्री भी वैलिड टिकट लेकर के इस यात्री लाउंज का इस्तेमाल कर सकता है और ये बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। महाराष्ट्र में भी हमारे ऐसे 4 स्टेशनों पर ये सुविधा चल रही है। इसके अलावा हमने कई जगह पर हमारी महिला यात्रियों के लिए पिंक बबल्स बनाए ताकि वहाँ पर सिर्फ वो बैठ सकें, वहाँ और दूसरे लोग ना बैठ सकें, जिसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। हमने डिजी लॉकर शुरू किए हमारे यात्रियों के लिए। इसके बाद हम ट्रांजिट लाउंज जो है बनाने जा रहे हैं, जो कि आप ये समझ लें कि बेड एंड ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट जैसा, होटल जैसा होगा कि आपको एक रात कहीं पर रुकना है तो वहाँ पर आपको ट्रांजिट लाउंज में आप उसमें रुक सकते हैं। पहली व्यवस्था हम जो है वो मडगांव में करने जा रहे हैं, रत्नागिरी करेंगे, मुर्डेश्वर करेंगे और ऐसे तमाम जगहों पर हम ट्रांजिट लाउंज शुरू करने जा रहे हैं। यात्री सुविधाओं की कड़ी में तमाम प्लेटफॉर्म के हमने एक्सटेंशन किए हैं पिछले 2 वर्षों में। कवर्ड शेड हम नई लगवा रहे हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म पे कवर्ड शेड नहीं थे, लोग मानसून में भीग जाते थे या गर्मी लगती थी। इसके बाद हमने एस्केलेटर्स और लिफ्ट की सुविधाएं बहुत सारी प्रदान की हैं। पिछले 3 वर्षों में यात्री सुविधाओं के लिए कोंकण रेलवे ने करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए और अगले 3 वर्षों में 105 करोड़ रुपए खर्च करने की हमारी योजना है और जिसमें कि पूरे कोंकण रेलवे को हम कवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक विशेष कार्य हुआ जिसका मैं मेंशन करना उचित समझता हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सहयोग किया और लगभग 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 11 महाराष्ट्र के स्टेशन के पूरे फसाड आज डेवलप हो गए जो बिल्कुल आपको एयरपोर्ट जैसे लगते हैं। रत्नागिरी स्टेशन पर MIDC लगभग 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके सारे प्लेटफॉर्म को मॉडर्नाइज कर रही है, लिफ्ट लगा रही है, एस्केलेटर लगा रही है। तो इस प्रकार के बहुत सारा राज्य सरकार से हमें सहयोग मिला है। चिपलुन स्टेशन को हमने क्विक वाटरिंग सिस्टम से जोड़ दिया। आज सभी गाड़ियों का वाटरिंग वहाँ पर जो है 5 मिनट में पूरी ट्रेन वाटर हो जाती है। तो इस प्रकार की तमाम यात्री सुविधाओं को हम लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि अच्छे रिटायरिंग रूम, रेस्टोरेंट्स हमने खोले हैं, बर्ड व्यू लाउंजेस खोले, ट्रांजिट लाउंज खोले हैं, एग्जीक्यूटिव लाउंजेस दे रहे हैं पैसेंजर्स को और कोच गाइडेंस सिस्टम, ताकि लोग जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कली देख पाएँ कि उनका कोच किस लोकेशन पर है या उनकी ट्रेन कितने बजे आ रही है। तो ये नई सुविधाओं को हम देने के लिए तत्पर हैं, प्रतिबद्ध हैं। सर, हर बार कोंकण रेलवे के आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत चर्चा होती है, तो आप ही बताइए कोंकण रेलवे की आर्थिक स्थिति अब क्या है? जी, काफ़ी भ्रांतियां हैं लोगों को और आपके माध्यम से मैं अपने श्रोताओं को, अपने यात्रियों को बताना चाहूँगा कि कोविड का जो वर्ष था 21-22, उसमें कोंकण रेलवे को 135 करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बाद हमने अपना बहुत सारा बिजनेस बढ़ाया और 22-23 में 279 करोड़ का नेट प्रॉफिट कोंकण रेलवे ने कमाया। 23-24 में
323 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 24-25 में 137.69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और इस वर्ष भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लगभग 200 करोड़ का प्रॉफिट ज़रूर हमारा आएगा। हमारा जुलाई में CAG ऑडिट के बाद फाइनल फिगर्स होंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है। तो कोंकण रेलवे लगातार प्रगति के पथ पर है, अच्छा व्यवसाय कर रहा है, यात्री सुविधाओं में वृद्धि कर रहा है, माल ढुलाई में उसका विस्तार हुआ है और लगातार हम प्रॉफिट के पथ पर हैं। सर, इतना सब कुछ चल रहा है तो कोंकण रेलवे के नई कुछ प्रोजेक्ट शुरू है, ये भी हम जानना चाहेंगे। जी, ये प्रॉफिटेबिलिटी अगर आई है तो हमारे कोंकण रेलवे के 2 रेवेन्यू स्ट्रीम हैं। एक तो ट्रेन परिचालन है जिसमें हम यात्री गाड़ियाँ और माल ढुलाई का काम करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कोंकण रेलवे का स्ट्रेंथ है वो है प्रोजेक्ट्स। पिछले 2 वर्षों में हम 22,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आए हैं कोंकण रेलवे में, क्योंकि कटरा संगलदान सेक्शन का जो बड़ा कार्य था वो पूरा हो चुका था। लगभग 24,000 करोड़ के काम के बाद कोंकण रेलवे के पास बहुत अधिक प्रोजेक्ट्स नहीं थे। पिछले 2 वर्षों में हम 22,000 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट ला चुके हैं और उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और आने वाले दिनों में और भी अधिक बढ़ेगी। जी सर, आपने कोंकण रेलवे के प्रॉफिट के बारे में बताया, तो लोग जानना चाहते हैं कि एमिनिटीज़ क्यों कम दे रहे हैं यात्रियों को? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे मैंने बताया कि हम अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन कोंकण रेलवे सन 91 से 97 के आखिर तक बना, लगभग 7 साल में, और 98 से इसका परिचालन शुरू हुआ। आज कोंकण रेलवे लगभग 30 साल पुराना है अगर परिचालन की दृष्टि से देखें, और एसेट की दृष्टि से देखें तो लगभग 35 साल से ऊपर हो गए। सारे इसके एसेट्स पुराने हो गए हैं, तो हमारा काफ़ी व्यय जो है हमारे प्रॉफिट से एसेट मेंटेनेंस पे जाता है। हर साल लगभग 160 करोड़ रुपए हम एसेट को मेंटेन करने पे खर्च करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैक के रिन्यूअल हों, सिग्नलिंग के एसेट्स हों, मैकेनिकल के एसेट्स हैं, तो उस पर एक बहुत अधिक खर्चा होता है। उसके बावजूद हम हर साल 20-25 करोड़ रुपए पैसेंजर एमिनिटी पे हमने एलोकेट करना शुरू किया है, और मैंने आपको बताया कि अगले 3 वर्षों में लगभग 105 करोड़ रुपए मैं पैसेंजर्स की एमिनिटीज़ के लिए ही मैंने एलोकेट किया है। अच्छा सर, कोंकण रेलवे लाइन के डबलीकरण करने को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। इस संबंध में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की प्रगति की मौजूदा स्थिति क्या है? जी देखिए, दोहरीकरण के पहले मैं बताना चाहूँगा कि दोहरीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है। अभी हमारा 739 किलोमीटर में सिर्फ 50 किलोमीटर डबल लाइन है, बाकी पूरा सिंगल लाइन सेक्शन है। पिछले वर्ष हमने 32.5 मिलियन पैसेंजर्स कैरी किए, और अगर फ्रेट की माल ढुलाई की बात करें तो 2.4 मिलियन टन हमारा ओरिजिनेटिंग लोडिंग रहा हमारे कोंकण क्षेत्र से हुआ, और ओवरऑल 10.3 मिलियन टन की माल ढुलाई पूरे सेक्शन में की गई। तो अब ये बहुत ही बिजी सेक्शन है। रोज़ हम 75 ट्रेनें सिंगल लाइन में चलाते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा मिरेकुलस रिकॉर्ड है, और जिसमें 56 पैसेंजर ट्रेन और लगभग 19 माल गाड़ियाँ रोज़ चलती हैं। तो अब ये सेक्शन सैचुरेट हो रहा है और इसकी डबलिंग की बहुत आवश्यकता है। लगभग 550 करोड़ की लागत से हमने 50 किलोमीटर को डबल लाइन बनाया, रोहा से वीर का। ये पूरा पहाड़ी सेक्शन है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डबलिंग बहुत हाई है और समय भी बहुत लगता है। तो हमने अभी सर्वे शुरू किया है, ठोकुर से लेकर के गोवा तक का, मडगांव तक का उसका सर्वे हो रहा है। लगभग 263 किलोमीटर का ट्रैक का हम अभी डबलिंग का सर्वे कर रहे हैं, और उसके बाद इसका एस्टिमेट बनेगा और फिर हम रेल मंत्रालय को भेजेंगे प्रस्ताव, ताकि इसका धीरे धीरे पैच डबलिंग हम कहते हैं, आंशिक रूप से डबलिंग का कार्य जो है वो शुरू हो सके। निश्चय ही कोंकण रेलवे के डबलिंग की बहुत अधिक आवश्यकता है। जी सर, इस बारिश के मौसम में कोंकण रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों से आप क्या अपील करेंगे? यात्रियों से हमारी सबसे पहली अपील होगी कि सुरक्षित रूप से यात्रा करें। डैशबोर्ड पर, फुटबोर्ड पर ना रहें, छतों पे ना चढ़ें, लटकें नहीं। बहुत सारे लोग हताहत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सबसे पहली तो अपनी सुरक्षा का ध्यान उनको रखना होगा। दूसरा ये कि सम्मान के साथ यात्रा करें, टिकट लेकर के यात्रा करें। मुझे आपको बताते हुए एक अनुभूति हो रही है कि इस बार
इस पिछले वित्तीय वर्ष में 27.68 करोड़ सिर्फ टिकट चेकिंग के माध्यम से कोंकण रेलवे को आई हुई। तो ये अच्छी बात एक हिसाब से नहीं है कि इतने लोग टिकट लेकर के यात्रा नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भारतीय रेल के टिकट अभी भी पूरे विश्व में सबसे सस्ते टिकट हैं, तो पूरे सम्मान के साथ टिकट लेकर के यात्रा करें। कोंकण रेलवे में उनकी मदद के लिए हमने एक नया ऐप डेवलप किया, उसका नाम है KR मिरर ऐप। उसमें कोंकण रेलवे के परिचालन से, टाइम टेबल से, हर स्टेशन पर विभिन्न प्रकार की यात्री सुविधाएं, यहाँ तक कि टूरिज़्म स्पॉट तक को हमने कवर किया है। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी सूचना, गाड़ियों के आवागमन से लेकर के हर प्रकार की सूचना उस पर उपलब्ध है। तो मेरी हमारे सम्मानीय यात्रियों से अपील होगी कि KR मिरर ऐप को भी डाउनलोड करें, उसका इस्तेमाल करें। अब भारत देश डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जा रहा है, तो टिकट पर कैश लेकर के टिकट खरीदने में यात्रियों को भी असुविधा होती है, चेंज की भी असुविधा होती है। तो हमारे सारे स्टेशनों पे अब QR कोड उपलब्ध हैं, तुरंत उसका इस्तेमाल करके जल्दी से अपना टिकट का भुगतान करें और अपनी गाड़ी में यात्रा करें। तो यही सब 2-4 हमारी अपीलें हैं कि जिससे कि उनकी यात्रा भी सुखद होगी और कोंकण रेलवे को भी सहयोग होगा। जी सर। कवियों के हृदय में वर्षा ऋतु का सदैव ही एक विशेष स्थान रहा है और अपनी कविताओं के माध्यम से वे अपनी भावनाओं को अत्यंत सुंदरता से व्यक्त करते हैं। हम भलीभांति जानते हैं सर कि आप एक प्रख्यात कवि हैं, अतः आपकी ओर से कविता की कुछ पंक्तियां सुने बिना यह वार्तालाप अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन उसके पहले सर, आपकी कविताएं बहुत लोकप्रिय है। आपके कविताओं की पुस्तक को पुरस्कार भी मिले हैं, तो उसके बारे में पहले बताइए। जी, कोई भी कवि पुरस्कार के लिए तो नहीं लिखता, लेकिन मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ। मेरी पहली पुस्तक उन्मुक्त और दूसरी पुस्तक सूरज का वारिस, इसको मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरी पुस्तक फूल कलम और बंदूक, इसको महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी का अवार्ड पिछले वर्ष हमें मिला, जो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। चौथी पुस्तक है मेरी स्याही का सिपाही, इसको भी कई संस्थाओं ने सम्मानित किया है। 5वें पुस्तक पे मैं कार्य कर रहा हूँ, ये लघु कथा संग्रह होगी और मेरा विचार है कि मैं 31 जुलाई को प्रेमचंद जी की जयंती पर वो लघु कथा संग्रह भी मैं प्रकाशित कर पाऊँगा। तो निश्चय ही बहुत सारे सम्मान मिले हैं, मेरे लिए बहुत सुखद बात है। एक नई बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ हमारे श्रोताओं के लिए कि कोंकण रेलवे भारत सरकार की नीति के हिसाब से ख क्षेत्र में आता है, लेकिन कोंकण रेलवे पे राजभाषा का जितना प्रचार प्रसार होता है वो बहुत कम रेलवे में है। और कोंकण रेलवे को पिछले 9 वर्षों से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भारत सरकार का मिलता रहा है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस बार एक नए इनिशिएटिव के तहत हमने 2 किताबें प्रकाशित की हैं कोंकण रेलवे में। कोंकण रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों की लिखी हुई कविताओं की किताब है, काव्य संग्रह काव्यांजलि, और लघु कथाओं की किताब है कथा संग्रह। तो ये इससे हमारे सभी जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो बहुत ही लाभान्वित हुए हैं, उत्साहित हुए हैं। तो हम इस दिशा में व्यक्तिगत रूप से भी और कार्यालय के लिए भी काफ़ी कार्य कर रहे हैं राजभाषा में। तो मैं आपको अनुरोध करती हूँ कि आप एक कविता सुनाइए। जी, बहुत धन्यवाद। आपने ठीक कहा कि मैं कवि हृदय हूँ और मेरे 4 काव्य संग्रह हिंदी में प्रकाशित हुए हैं कविताओं के। उन्हीं में से एक कविता पढ़ता हूँ। ये हमारे आपकी आम जिंदगी की रोज़ की बात है। हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि खुद जीना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो आप सुने कि जीवन की दौड़ में, जीतने की होड़ में, खुशी की राह में, सफलता की चाह में, सुख पीछे छूट गया, चलो जी लें ज़रा। सपने संवारने में, कल को सुधारने में, आज कैसे बीत गया, वक्त जैसे रीत गया, जीना ही भूल गया, चलो जी लें ज़रा। जीवन से रार किया, कुछ से बिगाड़ किया, क्या कुछ जुगाड़ किया, सुख का उधार लिया, हंसना ही भूल गया, चलो जी लें ज़रा। अर्थ की व्यवस्था में, बोझ की अवस्था में, सबकी खुशी के लिए, सबकी हंसी के लिए, अपनी खुशी भूल गया, चलो जी लें ज़रा। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। जीना क्या कहते हैं इसी कविता से हम समझ सकते हैं। सर, कवि संवेदनशील होता है और आप भी ऐसे ही हैं।
आपने कोंकण रेलवे की जानकारी आज के कार्यक्रम में दी और उसमें कितना सुधार आया है ये भी हमें बताया और एक जीवन को समर्पित सुंदर सी अपनी कविता भी सुनाई। सर, आज आपने अपने बड़े ही व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल के आकाशवाणी को भेंट दी और यात्रियों के मन में आने वाले हर सवाल का सकारात्मक जवाब दिया। अपनी कविता की सुंदर पंक्तियां भी श्रोताओं को सुनाई। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। Indradhanusya